क्लास आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ नए पैरामीटर्स जिसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनाद संरचनाएं कहते हैं आज जानेंगे। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनाद संरचनाओं के लिए हम सबसे पहला उदाहरण अपना ओजोन का मॉलिक्यूल जिसे हम O3 कहते हैं उसे जानेंगे। तो बच्चों अगर आपको O3 का स्ट्रक्चर याद है तो आपको पता होगा कि इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड की लंबाई x है और सिंगल बॉन्ड की एकल बंध आबंध की लंबाई y है तो इन दोनों की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों की लंबाई O3 अणु में दोनों ऑक्सीजन आबंध ऑक्सीजन की लंबाई एक समान 128 होती है। मतलब यह भी 128 होती है और यह भी 128 होती है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका ही जवाब है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बहुत सारे यौगिकों के लिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपने पिछले लेक्चर्स में सीखा है, जहां पर हमने देखा था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस संरचना से हम कैसे किसी यौगिक की संरचना करते हैं। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये बात यहां पर आकर फेल हो जाती है। यहां पर अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस संरचना के बारे में बात करें तो यहां पर x का वैल्यू y के वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला उसमें x इज इक्वल टू y था। यहां पर दोनों आबंध की लंबाई 128 pm थी। बच्चे यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूं। यहां पर प्लस और माइनस का क्या मतलब है हम पहले उसे जान लेते हैं। यहां पर मैंने पहले वाले ऑक्सीजन को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3 बोला है। यहां हमने देखा है कि जो सेंटर में जो हमारा केंद्र में जो ऑक्सीजन है वह इस ऑक्सीजन के साथ द्वि आबंध यानी डबल बॉन्ड और इसके साथ एकल आबंध करता है। लेकिन जो सेंटर में जो केंद्र में जो ऑक्सीजन है वह तीसरे वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जिस कारण सेंटर वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज या आवेश आता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश को ही हम इनका फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप फॉर्मल आवेश जहां हमने निकालना सीखा है वहां पर देखिएगा कि कैसे केंद्र का ऑक्सीजन थर्ड को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करके अपने ऊपर प्लस आवेश यानी पॉजिटिव आवेश और थर्ड वाले ऑक्सीजन को नेगेटिव आवेश देता है। तो यह होता है O3 का स्ट्रक्चर, जहां पे हमने देखा कि केंद्र के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और तीसरे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। यहां पर अगर हम अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में 121 की वैल्यू होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एकल आबंध के बीच में 148 pm वैल्यू होनी चाहिए थी, उसकी लंबाई होनी चाहिए थी। अगर हम इसे यहां लिखते हैं इसकी वैल्यू 121 और यहां 148 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन है कि ऐसे यौगिकों में रेजोनेंस होता है। ऐसे यौगिकों में हम एक कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो क्या है। O3 में जो ऑक्सीजन के बीच की लंबाई मिली वो सारी 128 के आसपास थी। तो यह कैसे पॉसिबल है उसे समझते हैं। O3 जैसे अणुओं की वास्तविक संरचना, जो हम इस संरचना को बोलते हैं, को स्पष्ट करने के लिए अनुनाद संकल्पना को प्रस्तावित किया गया। ये क्या होता है हम समझते हैं बच्चों। देखिए अगर ऑक्सीजन हम अगर इसे नंबरिंग कर दे तो हम जानते हैं कि यह स्थिति होगी। ठीक उसी प्रकार यह दूसरी स्थिति होगी जहां पर
या दूसरी स्थिति होगी जहां पर ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों से मिलता जुलता हमने एक कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर जिसे हम अनुनाद संकर बोलते हैं। बच्चों आपका ये जो, अगर मैंने इसे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 बोला, ये दोनों स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल विहित स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए। 1 और 2 के संयोग से हम ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। यहां पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में पहले डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है। तो हम इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम ऑक्सीजन 2 और थर्ड में हमने देखा कि यहां पर भी एक बार डबल बॉन्ड और एक बार सिंगल बॉन्ड आता है। तो हम इसको भी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे और इसे ही रेजोनेंस हाइब्रिड यानी अनुनाद संकर बोलेंगे। अब हम CO3 की बात कर लेते हैं। यहां पर हम इसकी संरचना करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो चीजें नोट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और तीनों के पास 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों यहां पर इस 2- का मतलब क्या है? यहां पर इस 2- का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पे 2- मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने इस ऑक्सीजन को और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने इस ऑक्सीजन को दिया। अब हम इनका लुईस प्रतीक देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहां कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन, यहां ऑक्सीजन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यहां पे इस माइनस का और प्लस का क्या महत्व होता है। अगर माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को हम घटाएंगे। तो इस तरह हमने समझा। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया। उसके पश्चात इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया। यहां पर बाकी 2 ऑक्सीजन जिसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर वह 7 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, वह टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। तो यहां पर जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन था उन्होंने एकल आबंध बनाया। आप यहां देख सकते हो कि यहां पे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहां भी कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और उसके साथ ऑक्सीजन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नोट्स का तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहां से इस नोट्स को मिल सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से PDF फॉर्म में आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर हमने देखा, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये बताना चाहता है कि यहां पर ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन बाहर से प्राप्त था यह उसका आवेश है। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर यहां पर सीखा, अगर हमने इसे 1, 2 और 3 बोला तो क्या यहां पर इसके और कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हमने पहला स्ट्रक्चर लिख लिया है, अब हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। तो यहां पर यह स्ट्रक्चर भी बच्चों पॉसिबल है, जहां पर फर्स्ट और थर्ड पर नेगेटिव चार्ज और सेंटर वाले कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वहां पे डबल बॉन्ड, यह भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहां पर भी हमें समझ में आता है कि इस CO3 का 3 अनुनाद स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। अब हम बात करेंगे आबंध ध्रुवणता
क्या होती है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। तो यहां पर हमें चीज समझनी है कि अगर हमने हाइड्रोजन का अणु लिया, क्लोरीन का अणु लिया, ऑक्सीजन और N2 का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म, यह सेंटर में होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है और यह दोनों सेंटर में होता है। आप देख सकते हो सेंटर में है यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम अगर यहाँ पर दूसरे अणुओं की बात करें जैसे कि HF, अगर हम यहाँ पर HF की बात करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चों मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख दी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख दी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, विद्युत ऋणात्मकता 2.1, 2.5, 3, 3.54, यह सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होता है, यह सबसे हाईएस्ट है। यह विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू फ्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता किसी अणु में क्या परिवर्तन लेकर आता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास HF है या HCl या HBr, तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण यौगिक पर, उस तत्व पर नेगेटिव आवेश आता है, उस तत्व पर नेगेटिव आवेश आता है और यहां पर पोलैरिटी डेवलप होती है। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का 2.1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 के आसपास होती है, 3.5 के आसपास होती है। तो क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए उस पर नेगेटिव आवेश आएगा। यहाँ पे ब्रोमीन के केस में भी यहाँ पर नेगेटिव आवेश आएगा। ठीक इसी प्रकार हम जल में देखते हैं, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का 3.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मतलब इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज। लेकिन सेम इस दूसरे हाइड्रोजन के लिए इस पर +1 चार्ज और यहां -1 चार्ज, तो टोटल चार्ज यहां ऑक्सीजन पर हो गया -2। जैसे यहां पर HF की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन पे +1 और हाइड्रोजन पर -1 हो, सॉरी हाइड्रोजन पर +1 और आपके फ्लोरीन पर -1 चार्ज आएगा। अब हम देखते हैं कि आपका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, डाइपोल मूवमेंट जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू होती है Q × R। R क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जब आवेश का सेपरेशन हुआ तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आया उसे हम R बोलते हैं। और Q हमारा होता है आवेश, मतलब उस तत्व पर स्थित आवेश। यहां पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने HCl लिया तो हम जानते हैं कि क्लोरीन माइनस और हाइड्रोजन प्लस होगा। तो यहां पर क्लोरीन माइनस मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई तत्व पर नेगेटिव आवेश है, अगर किसी तत्व पर नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, इसका अर्थ मत यह है कि उस पर घनत्व ज्यादा है। तो इसका प्रदर्शन हम इस प्रकार भी करते हैं कि अगर HCl पर में क्लोरीन में घनत्व ज्यादा है तो हम इसे तीर के माध्यम से दिखाते हैं, और यहां जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है उसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आप बच्चों देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का, वह फ्लोरीन की तरफ स्थानांतरित है, वह फ्लोरीन की तरफ
ज्यादा है, तो इसीलिए यह डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पर हमें तीर अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बदलाव की दिशा को बतलाता है। तो अगर हम यहाँ पे एरो दे तो हम इस प्रकार एरो दे सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर एरो देना है तो हम इस प्रकार एरो देंगे। इस प्रकार बच्चों हम लोग एरो देंगे। यहां पर एरो में हमें समझ में आ रहा है कि क्लोरीन यहाँ पे +1 तो फ्लोरीन -1। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका -1 और नाइट्रोजन +1। सिलिकॉन की बात करें यहाँ पे सल्फर आपका -1 और सिलिकॉन यहाँ पे +1। यहाँ पर कार्बन आपका -1 और हाइड्रोजन +1। यह विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू है और हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू को देखकर और आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखकर आप बता सकते हो कि तीर की दिशा क्या होगी। तीर की दिशा क्या होगी। यहाँ पर हम BeF2 के बारे में जानते हैं कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा जिसे हम Q × R बोलते हैं, उसकी दिशा क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बेरिलियम पर पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे नेगेटिव, और यहाँ पर जो तीर की दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर जो तीर की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। BCl3 का केस देखते हैं। BCl3 हमारा इस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्लोरीन की तीर की दिशा ये है और इस क्लोरीन की तीर की दिशा ये है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स में देखा होगा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो वेक्टर की दिशा ये है तो उसके रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा ये होगी। तो यहां हम देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा ये है, रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा ये है। यहाँ पे दो सदिश योग 0 के बराबर हो गया, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो इसलिए यहां भी म्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर म्यू आपका 0 नहीं है। BCl3 में म्यू की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और यहाँ पर मैंने दिशा के उपयोग से बताया है कि कैसे यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 हो गई है, टोटल वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये BCl3 अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, अमोनिया में भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस प्रकार हमने यह कुछ प्रश्न देखे। यहाँ पे अब हम NH3 और NF3 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर NH3 और NF3 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है NH3 और NF3 के बारे में। तो हम NH3 का जरा स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण तीर की दिशा उधर और यहाँ पे तीर की दिशा ये होती है। तो यहाँ पर जो म्यू का ओवरऑल म्यू का दिशा सभी एक ही डायरेक्शन में उधर की ओर है। म्यू की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस नीले निशान से आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यू की दिशा किस साइड है। NF3 की बात कर ले तो यहाँ पर हमें क्या चीज समझ में आती है, NF3 की बात कर ले, लोन पेयर के चलते एक तीर की दिशा उधर, फ्लोरीन के चलते क्योंकि फ्लोरीन बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की वैल्यू लिख देती हूं और फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की दिशा ये है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकाले तो इधर आएगा, तीनों का रिजल्टेंट निकाले तो इधर आएगा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर की ओर है और फ्लोरीन का रिजल्टेंट नीचे की ओर है।
ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि यहां पर दो अलग तत्व मौजूद है, यहाँ पे दो अलग अवयव मौजूद है। यहाँ पे एक तरफ फ्लोरीन है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर आपका एक तरफ क्लोरीन और दूसरी तरफ क्लोरीन है, तब यहाँ पे म्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर इस केस में हमने देखा था कि क्लोरीन की एक दिशा उधर थी और यहाँ पे रिजल्टेंट थी और दोनों साइड ही क्लोरीन थे, इसलिए म्यू की वैल्यू जीरो थी। लेकिन यहाँ पर एक तरफ लोन पेयर है और दूसरी तरफ फ्लोरीन, इसलिए म्यू की दिशा जीरो नहीं होगी। इसीलिए NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, वो ज्यादा होता है आपके NF3 के डाइपोल मोमेंट से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फजान्स रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।